नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोरल एजुकेशन स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। साथियों, खासकर यह वीडियो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस परीक्षाओं के लिए है जो आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे और आपकी आने वाली परीक्षा में भी इनसे प्रश्न देखने को मिल सकता है। साथियों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत शानदार होगी और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मोरल एजुकेशन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना रखने वाला प्रथम सुल्तान था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में पहली स्थायी सेना रखने वाला प्रथम सुल्तान था और साथियों, यह पहला सुल्तान था जिसने सेना को नकद वेतन दिया था। नकद वेतन देने वाला यह पहला सुल्तान था और साथियों, इसके द्वारा ही घोड़ों पर दाग प्रथा की शुरुआत की गई थी। साथियों, अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जिसे मलिक काफूर के नाम से जाना जाता है। और साथियों, मलिक काफूर जो कि यह एक किन्नर था और इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। 1000 दिनारी मलिक काफूर को कहा जाता था। और साथ ही अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत तक साम्राज्य का विस्तार किया था और इसने दक्षिण भारत के साम्राज्य का विस्तार करने के बाद इसने सिकंदर-ए-शाही की उपाधि धारण की थी। और साथियों, जलालुद्दीन खिलजी इसका चाचा था और इसने अपने चाचा की हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठा था। और खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने ही की थी, जो वर्ष 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। साथियों, फिरोज शाह तुगलक जो कि तुगलक वंश का एक सबसे पढ़ा लिखा शासक था। और साथियों, मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद कहा जाता है कि वहाँ की जनता ने कहा था कि राजा को जनता से और जनता को राजा से मुक्ति मिल गई। और साथियों, फिरोज शाह तुगलक जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था और इसने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक या जोना खां की याद में जौनपुर बसाया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किस रिपोर्ट पर आधारित था? ऑप्शन ए गोपाल स्वामी अयंगर, ऑप्शन बी के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी टी.टी. कृष्णमाचारी, ऑप्शन डी वी.सी. रॉय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर के रिपोर्ट के आधार पर संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया गया था। और साथियों, इन्होंने यह रिपोर्ट वर्ष 1949 में प्रस्तुत की थी। और साथियों, परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1951 में, ऑप्शन बी वर्ष 1952 में, ऑप्शन सी वर्ष 1957 में, ऑप्शन डी वर्ष 1962 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वर्ष 1951 में। दोस्तों, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद वर्ष 1951 में सृजित किया गया था। और साथियों, संसदीय सचिव का उच्च रैंक का सरकारी पद है। और साथियों, आपको बता दें कि संसदीय सचिव की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। संसदीय सचिव की नियुक्ति जो कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। और साथियों, संसदीय सचिव का कार्य जो कि कैबिनेट मंत्रियों में प्रधानमंत्री की सहायता करने से होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से लौह अभिरक्त की नीति किसने अपनाई थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी गयासुद्दीन, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी नसरुद्दीन मोहम्मद। इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन सी बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी और साथियों इसके द्वारा ही दल चालीसा का अंत भी किया गया था। दल चालीसा का अंत जो कि बलबन ने ही किया था। और साथियों नवरोज़ त्यौहार की शुरुआत जो कि बलबन ने ही की थी। और साथियों बलबन ने जो कि 1265 से 1287 तक शासन किया था और उसकी पुत्र की मृत्यु के वियोग में इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है चंबल सिंध बेतवा किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी गंगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी गंगा की सहायक नदियां हैं। और साथियों आपको बता दें कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है जो इलाहाबाद में जाकर गंगा में मिल जाती है। और साथियों दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी जो कि गोदावरी है। और साथियों आपको बता दें कि कावेरी नदी जो कि इस नदी पे 2 राज्यों का विवाद है जो कर्नाटक और तमिलनाडु का विवाद जो कि कावेरी नदी पर है। साथियों चंबल सिंधु और बेतवा जो कि गंगा की एक प्रवाहित सहायक नदियां हैं। और साथियों चंबल नदी है मध्य प्रदेश से निकली है और यह 950 किलोमीटर लंबी नदी है। और साथियों सिंध नदी जो कि है मध्य प्रदेश के गुना जिले से निकली है। और साथियों यह उत्तर प्रदेश के इटावा में चंबल नदी में मिल जाती है। और साथियों बेतवा नदी जो कि यह भी मध्य प्रदेश से निकली है। और साथियों यह 475 किलोमीटर इसकी लंबाई है। साथियों यह उत्तर प्रदेश के हरिपुर जिले में यमुना नदी में मिल जाती है जो कि यमुना में मिलने के बाद यह गंगा की भी सहायक नदी हो जाती है। साथियों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं। ऑप्शन ए गन्ना, दाल, जूट, तिलहन, ऑप्शन बी कपास, तिलहन, गन्ना और जूट, ऑप्शन सी चाय, रबड़, तंबाकू और जूट, ऑप्शन डी आलू, चाय, तंबाकू और कपास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कपास, तिलहन, गन्ना और जूट जो कि भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं। और साथियों आपको बता दें कि भारत की प्रमुख रोपड़ फसलें जो हैं जो चाय, रबर, नारियल, कॉफ़ी आदि ये रोपड़ फसलें हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाते हैं? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी ताप्ती। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए महानदी जो कि उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। और साथियों यह नदी जो कि छत्तीसगढ़ के सिहोवा से निकली है। और साथ ही यह 890 किलोमीटर बहकर उड़ीसा में एक डेल्टा बनाती है साथियों। और यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। साथियों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। नर्मदा की लंबाई जो कि 1312 किलोमीटर है। और साथियों यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसका उद्गम है। साथियों यह भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। साथियों इससे प्रश्न बनता है कि भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है? इसका सही जवाब होगा नर्मदा जो कि भ्रंश घाटी में बहती है। और साथियों यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ताप्ती नदी जिसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। और साथियों यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकली है। जो बैतूल जिले के सतपुड़ा श्रेणी से निकली है। और साथियों यह नदी भी नर्मदा के
समांतर बहती है। ताप्ती नदी जो कि नर्मदा के समांतर बहती है और साथियों नर्मदा और ताप्ती जो कि सतपुड़ा श्रेणी के द्वारा अलग होती हैं। साथियों महानदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह कर्क रेखा को जो कि 2 बार काटती है। और साथियों दामोदर नदी जो कि यह छोटे नागपुर के पठार से निकली है। और साथियों यह नदी हजारबाग के पठार तथा रांची के पठार से या हजारबाग के पठार और रांची के पठार के बीच से बहती है। और साथियों यह नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। साथियों गोदावरी को जो कि बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है और यह सबसे अत्यधिक प्रदूषण के कारण इसे जीवाश्म नदी भी कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मांजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। साथियों किस राज्य में स्थित है जो कि मांजुली संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, जो यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मिजोरम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी असम में। मांजुली जो कि संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और यह असम राज्य में है। साथ ही मांजुली द्वीप जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और साथियों यह प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मांजुली संसार का सबसे बड़ी द्वीप से है और साथियों यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन ए राजपूत काल को, ऑप्शन बी गुप्त काल को, ऑप्शन सी चोल काल को, ऑप्शन डी मौर्य काल को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुप्त काल को। गुप्त काल को जो संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। और साथियों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन ए एम.जी. राणेड, ऑप्शन बी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन सी महर्षि V.R. शिंदे, ऑप्शन डी महात्मा फूले। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी महात्मा फूले। महात्मा फूले जो कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। और साथियों इन्होंने सितंबर माह में 1873 ईस्वी में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, जो कि इन्हें सत्यशोधक समाज के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी असम में। असम में जो कि गंगा नदी नहीं बहती है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी बहती है। साथ ही आपको बता दें कि गंगा नदी का उद्गम जो कि उत्तराखंड से हुआ है। यह सर्वप्रथम उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार और फिर पश्चिम बंगाल में से होकर गुजरती है। और साथ ही यह संसार का सबसे बड़ा डेल्टा यानी कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण जो कि गंगा नदी करती है। और साथियों यह फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और साथियों गंगा की लंबाई कुल 2525 किलोमीटर है, जो कि भारत की है सबसे बड़ी नदी है। साथियों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नई आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नई आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? ऑप्शन ए उदारीकरण, ऑप्शन बी निजीकरण, ऑप्शन सी केंद्रीकरण, ऑप्शन डी भूमंडलीकरण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी केंद्रीकरण। केंद्रीकरण जो कि यह नई आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है, जबकि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण ये तीनों नई आर्थिक सुधारों के अंग हैं, जबकि केंद्रीकरण इसका अंग नहीं है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर्षवर्धन रचित नाटक है। ऑप्शन ए हर्षचरित, ऑप्शन बी कादम्बरी, ऑप्शन सी रत्नावली, ऑप्शन डी दासकुमार चित्र। इसका
सही जवाब होगा ऑप्शन सी रत्नावली। रत्नावली जो कि हर्षवर्धन रचित नाटक है और साथ ही हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक जो कि प्रियदर्शिका और नागानंद भी है। नागानंद और प्रियदर्शिका जो कि हर्षचंद्र द्वारा या हरीश द्वारा ही लिखित नाटक हैं और साथियों इनसे यह प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और साथियों हर्षचरित जो कि बाण भट्ट द्वारा लिखी गई है और साथियों कादम्बरी भी बाण भट्ट द्वारा ही लिखी गई है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चीनी बौद्ध भिक्षुक द्वारा बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों का अनुवाद संस्कृत से चीनी भाषा में किया गया था? ऑप्शन ए फायान, ऑप्शन बी ह्वेनसांग, ऑप्शन सी इतिसंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ह्वेनसांग द्वारा। ह्वेनसांग जो कि एक चीनी यात्री था और इसके द्वारा ही बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ को संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद किया था। सर आपको बता दें कि यह हर्षवर्धन के काल में यानी हर्षवर्धन के शासन में यह चीनी यात्री भारत आया था और साथियों इसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा भी ग्रहण की थी। और साथियों आपको बता दें कि ह्वेनसांग के समय जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे उनका नाम था शीलभद्र जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। साथियों फायान किसके दरबार में आया था एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित था? कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था? तो साथियों ऑप्शन ए सुरसेन, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी अंग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अंग। अंग जो कि है उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा है? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी मेघा पाटेकर, ऑप्शन सी ममता बनर्जी, ऑप्शन डी सुंदरलाल बहुगुणा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मेघा पाटेकर जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हैं और साथियों यह एक समाज सेवी हैं। मेघा पाटेकर जो कि एक समाज सेवी हैं और साथियों आपको बता दें कि यह नर्मदा नदी पर निर्मित सरदार सरोवर बांध पर यह आंदोलन किया था। सरदार सरोवर बांध के पास यह आंदोलन किया था और साथियों जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से यह विख्यात हैं जो कि मेघा पाटेकर हैं। साथियों ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और साथियों सुंदरलाल बहुगुणा जो कि चिपको आंदोलन से संबंधित है और अटल बिहारी वाजपेयी ये भारत के 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके थे और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सांची क्यों विख्यात है? ऑप्शन ए चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर, ऑप्शन बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, ऑप्शन सी गहा चित्रकारी, ऑप्शन डी अशोक के शिलालेख। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जो कि सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के कारण यह प्रसिद्ध है या विख्यात है। साथियों आपको बता दें कि अशोक के 14 शिलालेख हैं जिसमें 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है जिससे अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन जो कि 13वें शिलालेख में है और इससे खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के वार विविधता आयोग कौन थे? ऑप्शन ए एन के सिंह, ऑप्शन बी सी रंगराजन, ऑप्शन सी वाई वी रेड्डी, ऑप्शन डी ए के चंद्रा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सी रंगराजन जो कि वार विविधता आयोग थे और साथियों इन्होंने
2005 से 2010 तक कार्य किया था। साथियों, आपको बता दें कि एन.के. सिंह जो कि ये भारत के 15वें या 15th वित्त आयोग हैं और साथियों इनका कार्यकाल 2020 से 2025 तक है। साथियों, वाई.वी. रेड्डी ये भारत के 14वें वित्त आयोग थे, 14th वित्त आयोग थे या 14वें वित्त आयोग थे, जिन्होंने 2015 से 2020 तक कार्य किया था। और साथियों ए.के. चंद्रा जो कि भारत के ये तीसरे वित्त आयोग थे और इन्होंने वर्ष 1962 से 1966 तक कार्यभार संभाला था। साथियों सी रंगराजन जो कि भारत के ये 12वें वित्त आयोग थे, जो कि 2005 से 2000 रहे थे और इसका सही जवाब ऑप्शन बी सी रंगराजन होगा। और जो कि एन.के. सिंह ये वर्तमान के वित्त आयोग हैं, जो कि ये 15वें वित्त आयोग हैं। साथियों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से नवरोज त्यौहार को मानने की शुरुआत किसने की थी या नवरोज त्यौहार को मनाने की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए नसरुद्दीन मोहम्मद, ऑप्शन बी गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन द्वारा ही नवरोज त्यौहार की शुरुआत की गई थी और साथ ही गयासुद्दीन बलबन द्वारा ही दल चालीसा का भी अंत किया था। दल चालीसा का अंत करने वाला गयासुद्दीन बलबन ही था और साथियों इसने लौह रक्त की नीति भी अपनाई थी। और साथियों अलाउद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था या सुल्तान था। साथियों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश ऑप्शन ए पहले घटता है तत्पश्चात बढ़ता है, ऑप्शन बी पहले बढ़ता है तत्पश्चात घटता है यानी कि तत्पश्चात घटता है, ऑप्शन सी बढ़ता है, ऑप्शन डी स्थिर रहता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बढ़ जाता है। यानी कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होते हैं राष्ट्रीय आय का तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है, क्योंकि तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है और यह साथियों अर्थव्यवस्था के साथ साथ जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है। साथियों सेवा जो कि यह तीसरे क्षेत्र में आता है और प्रथम क्षेत्र में यानी कि फर्स्ट क्षेत्र में कृषि और सेकंड क्षेत्र में उद्योग और तीसरे क्षेत्र में सेवा आती है। साथियों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बूढ़ा बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए शाह आलम, ऑप्शन बी जहादर शाह, ऑप्शन सी फर्रुखसियार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए शाह आलम को। शाह आलम को बूढ़ा बादशाह के नाम से जाना जाता है और साथियों शाह आलम का दूसरा नाम बहादुर शाह फर्स्ट कहा जाता है, यानी कि बहादुर शाह फर्स्ट का दूसरा नाम शाह आलम था और इन्हें ही बूढ़ा बादशाह कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 65 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे थे। 65 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठने वाला यह पहला बादशाह था। साथियों शाह आलम को शाहे बेखबर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे शाहे बेखबर जिसे कोई खबर ना हो उसे शाहे बेखबर कहा जाता है। और साथियों आपको बता दें कि शाह आलम ने जो कि 1700
1707 से 1712 ईस्वी तक शासन किया था। जाधर शाह, जिसने जयसिंह को सवाई और मिर्ज़ा की उपाधि दी थी, और साथियों इसने 1712 से 1713 ईस्वी तक ही शासन किया, यानी कि 1 साल ही इसने शासन किया था, और इसने ही जयसिंह को मिर्ज़ा और सवाई की उपाधि दी थी। साथियों इसने अजीत सिंह को महाराजा की भी उपाधि दी थी। साथियों फर्रुख सियाह, जिसने 1713 से 1719 तक शासन किया था, यानी कि 1719 तक शासन किया था फर्रुख सियाह ने, जो कि 1713 से 1719 तक शासन किया था। और साथियों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ऑप्शन ए 55 वर्ष, ऑप्शन बी 58 वर्ष, ऑप्शन सी 62 वर्ष, ऑप्शन डी 60 वर्ष। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निवृत्ति की आयु 62 वर्ष होती है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। और साथियों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो कि इसकी नियुक्ति यह राज्यपाल या मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर की जाती है। साथियों आपको बता दें कि कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सर्वप्रथम उच्च न्यायालय था, या सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी घाघरा, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी सोन। इसका सही जवाब होगा डी सोन। सोन नदी जो कि गंगा की एक सहायक नदी है, और यह उत्तर दिशा की ओर बहती है। साथियों सोन नदी जो कि यह अमरकंटक से निकली है, और यह पठार से अमरकंटक के पठार से निकली है, और साथियों यह उत्तर की ओर बहती हुई इसकी लंबाई कुल 780 किलोमीटर है, जो कि यह फिर गंगा नदी में दानपुर में मिल जाती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्रिकेट खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 15। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 11। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। साथियों 9 खिलाड़ियों की संख्या बेसबॉल में होती है। बेसबॉल में जो कि खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है, और साथियों क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। और साथियों रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। और साथियों 11 खिलाड़ियों की संख्या जो कि क्रिकेट के अलावा फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ियों की संख्या होती है। साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 11। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। साथियों जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ईमानदार से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। मुथैया मुरलीधरन का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी हॉकी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी क्रिकेट से। मुथैया मुरलीधरन का संबंध जो कि क्रिकेट से है, और साथियों क्रिकेट के इतिहास में यह सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। साथियों इनसे एक प्रश्न भी बन सकता है कि क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी का क्या नाम है, जिसका नाम है मुथैया मुरलीधरन, और इन्होंने टेस्ट में 800 विकेट अपने नाम किए हैं। तो साथियों ये थे आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें। साथियों हम आपके लिए आने वाली भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए
यह बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं तथा आगे भी और बेहतरीन वीडियो लेकर आएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मददगार होंगी। साथियों, आज के लिए इतना ही। तो साथियों, जय हिंद साथियों।